आम आदमी पार्टी के लिए लगातार कोर्ट से बुरी खबरें आ रही हैं। इस बार तुष्टीकरण के चक्कर में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। एक खास वोट बैंक के लिए केजरीवाल ने जो फैसला लिया था उससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है। दोस्तों, सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने जो कांड किया था उसकी वजह से वो पूरे तरह से फंस गए हैं। शराब घोटाले से लेकर न जाने कितने मामलों में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार घिरी हुई है। केजरीवाल और उनके नेता कोर्ट में सबूत नहीं दे पा रहे। अब एक नए मामले में केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। अब कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को एक और नोटिस जारी किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हाईकोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक जनहित याचिका यानी PIL पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। इस PIL में सरकारी पैसों से इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने की नीति को चुनौती दी गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि एक संस्था को मदद दी जाती है तो दूसरे धार्मिक संस्थाएं भी आर्थिक मदद मांगने के लिए कल आगे आ सकती हैं। कोर्ट ने कहा यदि ये एक धर्म के साथ किया जाता है तो दूसरे भी आगे आएंगे और कहेंगे कि हमें सब्सिडी दीजिए। क्या कहाँ खत्म होगा? ये वो लोग नहीं हैं जो राज्य के लिए काम कर रहे हैं। साउथ इंडिया में या देश के दूसरे हिस्सों में जाइए, आप देखेंगे कि धार्मिक संस्थाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर आप प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पूरी अर्थव्यवस्था मंदिरों के इर्द गिर्द ही घूमती है। सभी संस्थाएं समान हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया और सभी पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता वकील रुक्मणी सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि राज्य को सेक्युलर रखना है और इसीलिए एक धर्म के लोगों को वेतन मानदेय देने की दिल्ली सरकार की नीति संविधान के खिलाफ है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल ने दलील दी कि दिल्ली सरकार की नीति संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 266 और 282 के खिलाफ है, क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है और पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श रूप से किसी धर्म को टैक्स पेयर के पैसे पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये एक धर्म निरपेक्ष राज्य का मूलभूत सिद्धांत है। यदि पैसे देने हैं तो सिर्फ एक धर्म को क्यों दिया जा रहा है, अन्य को क्यों नहीं? अगर कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला यहाँ पर दिया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार की इसी तरह की एक स्कीम को बंद किया गया था। कृपाल ने जोर देकर कहा कि इमामों और मुअज्जिनों को हर साल 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये पैसा उन लोगों को भी दिया जा रहा है जो वक्फ बोर्ड से नहीं जुड़े हुए। तो देखा आपने कैसे तुष्टीकरण के चक्कर में केजरीवाल कोर्ट के रडार पर आ गए। वोट बैंक के चक्कर में केजरीवाल ने जो फैसला लिया था अब उसी में फंस गए। अब देखना होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है। दोस्तों, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वही तेज है, लेकिन ईडी उन पर 20 पड़ रही है। ईडी इंडियन हिंदी फिल्म की सनी देओल की भूमिका में है, जो आजकल हर भ्रष्टाचारी नेता को छठी का दूध याद दिला रही है। केजरीवाल भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। केजरीवाल सोच रहे थे कि वह नेता होने का नाजायज फायदा उठा लेंगे और कथित भ्रष्टाचार करके भी ईडी से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। केजरीवाल जेल में चले गए और आपके नेता विरोध करने के नाम पर बिलबिलाने लगे और विधवा आलाप करने लगे। केजरीवाल साहब कहने लगे कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे और आदतन उन्होंने जेल से जल मंत्रालय से जुड़ा एक फैसला सुना दिया, जिसके बाद ईडी ने कड़ा एक्शन ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने उन्हें कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कर दिया है कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में रविवार को ईडी हिरासत से केजरीवाल ने एक आदेश भी जारी किया, लेकिन दिल्ली सीएम का ये एक्शन उन पर भारी भी पड़ सकता है। दरअसल ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या इन बैठकों के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। सूत्रों ने बताया कि यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो PMLA अदालत को विधिवत सूचित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के उस बयान का संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी और सीवरेज से संबंधित जन कल्याण कार्य शुरू करने के लिए एजेंसी की हिरासत से उन्हें निर्देश भेजे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ईडी ये पता लगाने के लिए जांच करेगी कि क्या गिरफ्तार मुख्यमंत्री के ये निर्देश धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की विशेष अदालत के उस आदेश के अनुरूप हैं, जो ईडी और केजरीवाल को उनके हिरासत अवधि के दौरान जारी किया गया था। खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईडी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच करने की भी बात कही गई।
कि आखिर केजरीवाल के पास कागज और कंप्यूटर कहां से पहुंचे। जो ऑर्डर की कॉपी मीडिया से बाहर आई है वो कंप्यूटर से टाइप किया हुआ और कागज पर प्रिंटेड है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केजरीवाल के पास कंप्यूटर और कागज पहुंचा कैसे, जब ईडी ने इसे मुहैया ही नहीं कराया था। ऐसे में इस मामले में भी केजरीवाल फंस गए हैं और अब आतिशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले आतिशी ने बहुत ही भावुक होकर केजरीवाल के इस ऑर्डर की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी। आतिशी ने कहा था कि हमें ये ऑर्डर मिला। आतिशी ने कहा था कि मैं ये सोचती रही कि आखिर क्या है ये आदमी जो कस्टडी में है, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए इसके मन में किस तरह की चिंता है। अभी भी दिल्ली वासियों के लिए पानी और सीवरेज की समस्याओं के बारे में सोच रहा है। आतिशी ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसा कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को बीजेपी ने पहले से स्क्रिप्टेड बताया है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को केजरीवाल की पत्नी सुनीता सीएम केजरीवाल से मिलने गई थी। लौटते समय उनके हाथ में कागज देखा गया था। इसी माध्यम से आतिशी तक ये नोट पहुंचा। वहीं अब इस मामले में भी केजरीवाल फंसते दिख रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले भ्रष्टाचार करते हैं कथित तौर पर और फिर दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरह के प्रपंच करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब की हकीकत समझ चुकी है कि केजरीवाल सेवा कम और जनता को बरगलाते ज़्यादा हैं। अपने राजनीतिक विस्तार और सत्ता लोलुपता में डूबकर अपना पूरा कुनबा डुबा दिया है। केजरीवाल समझ ही नहीं पाए कि आप सत्ता में रहकर भी जेल जा सकते हैं। सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा केजरीवाल साहब को कि वह ये समझ ही नहीं पाए कि इसकी परिणति में सिर्फ जेल जाना है। कैसे, बताते हैं आपको। लेकिन केजरीवाल अभी और मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि केजरीवाल ईडी हिरासत से ही आदेश जारी कर रहे हैं, जिसे बीजेपी गैरकानूनी बता रही है और दिल्ली के मुखिया केजरीवाल पर केस बनाने को भी पूरी तरह से तैयार है। ईडी की हिरासत में रहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी आदेशों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आदेश को फर्जी बताते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि केजरीवाल से कोई हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं। ईडी का कहना है कि हिरासत के दौरान सरकारी फाइलों पर पूरी तरह से रोक है। केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में किसी भी सरकारी फाइल पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया है। ऐसे में आतिशी और आप के नेता केजरीवाल का आदेश कैसे बता रहे हैं। इस मामले को लेकर अब दिल्ली के एलजीबी सक्सेना और प्रवर्तन निदेशालय से शिकायत की गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये शिकायत दर्ज कराई है। सिरसा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज में कहा है कि मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रवर्तन निदेशालय को आतिशी और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक गैर कानूनी आदेश दिखाया है और कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है। मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में रहते हुए ऑर्डर पास किया है। ये पूरी तरह गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था। ये मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग है। ये आपराधिक साजिश है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ईडी की हिरासत से कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। उनके दफ्तर का दुरुपयोग करके ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने इसे आपराधिक साजिश और सीएम ऑफिस को हाईजैक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। सिरसा ने कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल कोई आदेश नहीं पारित कर सकते। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो गलत काम किया गया है उसको लेकर मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है कि तुरंत इसकी जांच की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी और जो लोग सीएम का ऑफिस हाईजैक करने में शामिल थे, आपराधिक साजिश में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। सिरसा का दावा है कि दिल्ली सरकार के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल का कथित आदेश तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि आदेश पर नंबर, तारीख और हस्ताक्षर नहीं है, जिससे साफ है कि सत्ता और पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे अब एक नए मामले में आपके नेता फंस सकते हैं। ईडी इस मामले की जांच कर कार्रवाई भी कर सकती है। कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने यात्रा निकालकर भी देख लिया। राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस ने करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान दावा कर रहे थे कि लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया है।
कांग्रेस के साथ तो लोग जुड़ नहीं रहे हैं और जो लोग पार्टी में हैं वो भी मोदी लहर को भांपते हुए इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस में रहेंगे तो राहुल गांधी की तरह उनका भी सियासी लॉन्चिंग होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस में भगदड़ मच गई है और अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। अब राहुल गांधी के करीबी और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी में शामिल होकर राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा है। अब रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में इस्तीफों का दौर नहीं थम रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। लुधियाना से कांग्रेस के सिटिंग सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वहीं से बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है और उनके नेताओं का मानना है कि शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद जिन सीटों पर पार्टी की पैठ नहीं थी, अब उन सीटों पर भी पार्टी जोरदार लड़ाई देगी। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था, लेकिन अब उनका मोह कांग्रेस से भंग हो गया है। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कांग्रेस से अलग रुख अपनाया था और केजरीवाल पर निशाना साधा था। रवनीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने की पीछे की वजह गिनाते हुए कहा है कि पीएम मोदी जी के साथ पिछले 10 वर्षों में गहरे संबंध रहे हैं। पीएम मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब का आभार जताता हूं। मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं एक शहीद परिवार से आता हूं। मेरे दादा बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे। पंजाब में अंधेरे का समय देखा और उसे कैसे ठीक किया वो भी देखा है। पीएम मोदी पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बाकी स्टेट कहां से कहां चले गए, लेकिन पंजाब में एक गैप रह गया जहां पुल बनने की जरूरत है। रवनीत सिंह ने आगे कहा कि पंजाब के किसान, मजदूर और उद्योग को साथ लाने की जरूरत है। लोगों को पता है कि सरकार 10 साल रही और आगे भी रहेगी, तो हम क्यों पीछे रहें? हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे? हम पंजाब के लोगों को बीजेपी और पीएम मोदी जी से जोड़ेंगे। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। रवनीत सिंह बिट्टू 2009 में राहुल गांधी की उस युवा ब्रिगेड में शामिल थे जिन्हें उन्होंने टिकट दिलाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने पर रवनीत सिंह बिट्टू को अपनी जीत साफ दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्हें भी मालूम है कि राहुल गांधी लाख यात्रा निकाल ले, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। यही वजह है कि उन्होंने अपने पुराने मित्र राहुल गांधी को टाटा बाय बाय बोलकर ये साफ कर दिया है कि कांग्रेसियों को भी सच्चाई मालूम है कि राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने कांग्रेस को टिकट लौटाकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस के उन नेताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व पर से भरोसा खत्म हो गया है और अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी पीएम मोदी पसंद आने लगे हैं। दर्शकों, कांग्रेस की वाचाल प्रवक्ता जिनके मन किसी समय राज्यसभा पहुंचने की ख्वाहिश इस तरह हिचकोले ले रहे थे कि उन्होंने राज्यसभा न पहुंचने के बाद कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी तक जाहिर कर दी थी। कांग्रेस के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाली सुप्रिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है। वह सिर्फ राजनीति की मलाई खा लेना चाहती हैं। उनके लिए राजनीति सेवा का नहीं, मेवा खाने का अवसर है। लेकिन जब बीजेपी किसी ऐसी महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है जिसने अपने दम पर मुकाम हासिल किया हो, सुप्रिया श्रीनेत सरीखे नेताओं को आग लगने लग जाती है और विवादित टिप्पणी देने लगती हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत इस बार बुरी तरह से फंस गई हैं। अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। वहीं अब सुप्रिया के विवादित बोल पर कांग्रेस दो फाड़ होने लगी है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उनके इस पोस्ट को शर्मनाक बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने सफाई भी दी है। अब कांग्रेस नेता ने ही सरकार से एक्शन लेने की मांग कर दी है। कांग्रेस नेता ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भारत सरकार से मांग की है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए। कंगना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से हुए पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि किसी महिला को लेकर इस तरह का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्होंने ऐसा किया है कि ये काम उनका अकाउंट एक्सेस करके किसी और ने पोस्ट किया है, तो मैं सरकार से कहूँगा कि पता लगाया जाए कि ये किन लोगों ने किया है।
जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता ने कंगना को आधार बनाकर कांग्रेस की नेता को घेरा है, उसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सियासी गलियारे में अटकलें लगने लगी हैं कि कंगना के नाम पर राशिद बीजेपी के हो जाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं कंगना को लेकर पोस्ट करने के मामले में सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चौतरफा आलोचना के बाद भले ही उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट कर दिया हो, लेकिन अब महिला आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। NCW ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि NCW सुप्रिया श्रीनेत और HS अहिर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। NCW प्रमुख रेखा शर्मा ने ECI को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें। तो देखा आपने कैसे सुप्रिया श्रीनेत अब चौतरफा गिर गई हैं। उनके खिलाफ NCW तो एक्शन में है ही साथ बीजेपी भी सुप्रिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी सुप्रिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। संजय राउत जो अपने आप को महाराष्ट्र का चाणक्य समझ रहे थे, वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए फरफरा रहे हैं। संजय राउत को समझ में आ गया है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को ऐसा फंसवा दिया है कि अब उनके लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल है। दरअसल 2024 के चुनाव के लिए अभी तक सबसे कम कैंडिडेट का ऐलान महाराष्ट्र में ही हुआ है। कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने कुछ ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं अब सियासी हलकों में चर्चा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा खेला हो सकता है। चर्चा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे चीफ राज ठाकरे अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय कर सकते हैं। इसके बाद वो शिवसेना के अध्यक्ष बन सकते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मनसे की एनडीए में आने की अटकलें लगी थी। इसके बाद सामने आया था कि मनसे ने महाराष्ट्र में 3 लोकसभा सीटें मांगी हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। वहीं अब महाराष्ट्र की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर ऐसा हुआ तो राज्य की राजनीति में व्यापक असर पड़ सकता है। MNS के शिवसेना में विलय को लेकर जहां चर्चाओं से राजनीतिक माहौल गर्म है, तो वहीं इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक स्टोरी में इस राजनीतिक हलचल का उल्लेख किया है। इसमें मनसे नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर शिवसेना चीफ बनने के ऑफर मिलने की बात स्वीकारी है। अगर मनसे चीफ शिवसेना में लौटते हैं तो वो राज्य में शिवसेना के नेता के तौर पर पूरे राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। वही खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से मीडिया में जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार बीजेपी ने अपने इस प्रस्ताव के बारे में CM एकनाथ शिंदे को अवगत कराया है। वहीं वो अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। बाल ठाकरे द्वारा स्थापित की गई शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राज ठाकरे से काफी अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि शिवसेना में उनकी एंट्री का फैसला उन्हें अपनी राजनीतिक भविष्य को देख कर लेना है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, मुंबई BMC के चुनाव भी अभी लंबित हैं। लेकिन अगर राज ठाकरे शिवसेना चीफ बनते हैं तो राज्य में उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन ही खिसक जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या इसके पीछे अमित शाह का दिमाग तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की थी। वहीं इन चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे की सेना में खलबली मच गई है। यही वजह है कि अपनी हार देख घबराए संजय राउत PM मोदी की तुलना कभी औरंगजेब से कर रहे हैं तो कभी उन्हें डरा हुआ बता रहे हैं। लेकिन डरा हुआ कौन है, ये संजय राउत के बयान से साफ हो गया है। राज ठाकरे के अमित शाह से मुलाकात के बाद से ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत भड़के हुए हैं और उल जलूल बयान दे रहे हैं। संजय राउत को लग रहा है कि राज ठाकरे के एनडीए में जाने के बाद महाराष्ट्र में उनकी सियासी दुकान ही बंद हो जाएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद संजय राउत ने कहा है कि PM मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। अब अरविंद केजरीवाल अधिक खतरनाक है, क्योंकि वो अब जेल से काम करेंगे, इसीलिए लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके समर्थन में आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जो नेता जेल गए वो मजबूत होकर बाहर आए। लेकिन संजय राउत ये भूल गए हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल गए हैं। लेकिन अब राज ठाकरे शिवसेना चीफ बनते हैं तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए अपना सियासी अस्तित्व बचाना मुश्किल हो सकता है।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।